मिलकर अल्टीमेटली हमारा मोटिव है टू इम्प्रूव हेल्थ केयर स्ट्रक्चर। जो भी पेशेंट आ रहा है उसको बेस्ट से बेस्ट हेल्प। ये हमारे आईसीयू में भी कई बार पेशेंट्स को नहीं पता था, स्टाफ को गाइड कर देता है, स्टाफ को एक्शन ले लेता है ताकि पेशेंट की लाइफ सेव हो। उसमें इंक्यूबेशन हो गया, ऑक्सीजन लगानी होगी, एचएफएन स्टार्ट करना होगा, वेंटिलेटर स्टार्ट करना होगा। उससे पहले जो हम स्टेशंस करेंगे उससे पहले कुछ क्लिनिकल पैरामीटर्स है जो हम लोगों को समझने की, अगर कोई भी पेशेंट आता है हमारे पास आईसीयू में तो उसको इमरजेंसी में तो वो कितना सीख है उसको हम कैसे असेस करें, उसी पे हम लोग कुछ स्लाइड्स डिस्कस करेंगे। बीच में कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। जितना इंटरेक्टिव रखेंगे उतना इंटरेस्टिंग होगा। वन वे लेक्चर तो बहुत सारे होते हैं तो वी कैन कीप इट इंटरेक्टिव। जितना आप लोग पूछेंगे उतना, जितनी हमें पता है, जितना मुझे पता है, अगर डिस्कस नहीं है तो विल फाइंड इट आउट एंड लेट यू नो। ठीक है, स्लाइड्स के एंड आउट परमवीर आपसे शेयर करने के बाद में, ठीक है, आप प्रिंट आउट दे सकते हैं इनको। अभी अगले आधे घंटे में हम लोग बात करेंगे कि कोई भी क्रिटिकली इल पेशेंट आता है उसको असेस कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीजें हमें मोटी मोटी बातें ध्यान रखनी है। ये वाला बंद कर, लाइट बंद कर। सबसे पहले हम बात करेंगे हैंड हाइजीन की। ये बहुत क्लियर है। आईसीयू में आपने देखा होगा हर बेड पे एक हैंड हाइजीन के लिए आपका हैंडवाश की बोतल लगी हुई है। जब भी लेना 3 बार उसको प्रेस करके लेना है, ये मैंडेटरी है। 3 प्रेस में लेना है, ठीक है। और वॉल्यूम जो हो सफिशिएंट हो, आपकी पूरा पाम को कवर करो। कहीं लिखा है 5 ml, कहीं लिखा है 10 ml, 15 ml। मोटा मोटा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। 3 प्रेस में वो आपका जितनी हथेली है उसको कवर कर ले, ठीक है। उसके बाद 22 स्टेप से पेशेंट को टच करने से पहले लेना, ठीक है। उसके मोस्टली हैबिट ये होती है डॉक्टर्स की या स्टाफ की, जो भी हम एग्जामिनेशन ग्लव्स पहनते हैं। एक तो हमारे ऑर्गेनाइज ग्लव्स आते हैं पैकेट वाले जो स्टेराइल होते हैं, एक आते हैं एग्जामिनेशन ग्लव्स जो आपने आईसीयू में देखा होगा हर बेड के ऊपर पड़े हुए थे, ठीक है। वो स्टेराइल नहीं होता, एग्जामिनेशन ग्लव्स होते हैं। तो हैबिट है डाली कि जब भी ग्लव्स पहन रहे हैं, पहनने के बाद हैंडल जरूर करना। कई बार इसलिए भी लोग नहीं करते कि ड्राइनेस हो जाती है, खासतौर सर्दियों में एल्कोहल होता है, इसमें तो बहुत ड्राई हो जाते हैं, किसी को एलर्जी होती है, रिएक्शन होता है। तो भी ऑपरेट आउट की, ठीक है, आप वैसे आपको हाथ में लगाना, मैंने जो हमेशा ग्लव्स पहन के हाथ लगाना। जब भी ग्लव्स पहने हैंडल जरूर यूज करना। 5 स्टेप में मरीज को छूने से पहले, मरीज को छूने के बाद, बेड को छूने तक, ठीक है। बिफोर पेशेंट कॉन्टैक्ट कोई भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं, चाहे आईवी कैनुला का टच कर रहे हैं, कोई भी टच कर रहे हैं, उसको हमें करना ही है, ठीक है। देन आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर इज कहीं भी यूरोमेट को टच किया, ड्रेन को टच किया, ये करने के बाद प्लस सारा काम खत्म हो जाए उसके बाद और पेशेंट की सराउंडिंग्स को टच किया तो भी हमें हैंड हाइजीन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बार बार आपसे इसके बारे में बात करें। और जो भी डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, कोशिश करें कि अगर आप ड्यूटी में 8 घंटे की तो बीच में 2-3 बार, इवन अगर आप ब्रेक नहीं ले रहे हैं, काम हो रहे तो सोप एंड वाटर से जरूर हैंड क्लीन करें, क्योंकि रिकमेंडेशन आइडियल इज सोप एंड वाटर से हैंड वॉश करना एंड हेयर ड्राई। जैसे हम सर्जिकल स्क्रब करते हैं, जैसे एनेस्थीसिया आप लोग करते हैं, सर्जिकल स्क्रब होता है, बट दैट इज द टाइम कंज्यूमिंग, इसलिए हम लोग अल्कोहल ड्रग की बात करते हैं, ठीक है। स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन सब जगह हम करते हैं, पोस्टर जगह जगह आपको ये लोग प्रोवाइड कराएंगे, अपने यहाँ लगाइए रेगुलर में, तो स्टेप को फॉलो करिए। ये बेसिक चीजें जो सबको जानना जरूरी है। अब बात आती है कि व्हाट इज द अप्रोच। हम लोग यहाँ भी जो भी रेजिडेंट को ट्रेन करते हैं वो हम एबीसीडी की बातें करते हैं, चाहे आप कोई भी कोर्स करें, बीएलएस करें, एसीएलएस करें, एटीएलएस करें, सब जगह यूनिवर्सल लैंग्वेज होगी एबीसीडी। क्यों एबीसीडी में क्या है, एक इन्होंने न्यूमरिक बना दिया ताकि याद करने में इजी रहे, ए सीखे बी सीखे। तो आज हम रेजिडेंट में इमरजेंसी में मरीज देखते हैं वो एक ही लैंग्वेज बात करते, सर एबीसीडी देख लिया, सब ठीक है। तो हर आदमी यूनिफॉर्म बात करेगा तो आप फोन पूछ रहे भैया क्या, उसने मुझे सर मैंने पेशेंट देख लिया, एक टू इज एवरीथिंग करें, तो आपको दिमाग में बताएगा इसमें क्या क्या चीजें देखी होगी। आप एक ही बात करते हैं, सबसे पहले ए और स्टैंड ऑफ ऊपर शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमारा क्रूशियल पार्ट क्या है जिससे मरीज बढ़ सकता है, एयरवे, है ना। अगर एयरवे आपका इंटैक्ट है, ऑक्सीजनेशन इंटैक्ट है, तो मरीज नहीं मरेगा। मरीज कहीं चाहे हार्ट अटैक का है, चाहे ट्रॉमा का है, चाहे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से है, ऑक्सीजनेशन एंड एयरवेज सबसे पहले बात करते हैं। फिर नीचे आते हैं ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन। ब्रीदिंग सांस ले रहा, वेंटिलेशन CO2 वॉश आउट कर पा रहे नहीं करता। उसकी तीसरा है सर्कुलेशन है, शॉप के नीचे चले आपको कैरोटिड पल्स देखनी है,
सबसे पहले जो मरीज आता है कैरोटिड कॉज की देखते हैं, क्योंकि सबसे क्लोज हार्ट को यही कॉज होती है, और 10 सेकेंड में अगर फील हो गई तो प्रेजेंट है, नहीं हो रही है फीबल है, इसका मतलब देखा जाए तो शॉक में ही एब्सेंट है। ठीक है, तो फिर हमें उस हिसाब से इंटरव्यू करना है, जो आपको बहुत केसेस जो हम लोग आज बताएंगे। ठीक है, फिर अगर फर्दर नीचे आए तो न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी, जिसमें आपको जीसीएस देखना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे जीसीएस करें। एंड देन एक्सपोजर एंड एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर ट्रॉमा के मरीजों में, क्योंकि मरीज को कोई चोट लगी हुई ब्लीड कर रहा है, अगर उसको एक्सपोज नहीं किया तो हो सकता है उसको मिस कर सकते। ठीक है, तो ऊपर से नीचे शुरू करेंगे। एयरवे हो गया, ब्रीदिंग हो गया, सी से सर्कुलेशन हो गया, बी से न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी, एंड ई से एक्सपोजर। ठीक है, जब भी हम यहाँ से जाए तो मरीज को इसी फॉर्मेट में देखना शुरू करें, तो हम कुछ क्रूशियल चीजें मिस नहीं करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम स्पेशलिस्ट है उस चीज के, हम फिजिशियन है, हम सर्जन है, हम ऑर्थोपेडिशियन है, तो हम अपना देखेंगे, बट एक जनरल ओवरव्यू ए टू एग्जामिनेशन ग्रुप करना। फिर असेसमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। पेशेंट आया, सबसे पहले पूछते हैं अगर अनकॉन्शियस है कि देखे लाके बात करने में क्या एबीसी तो हमें करना ही करना है, बट जब भी रूटीन में आप लोग भी करते होंगे कि जब भी पेशेंट आता है अनकॉन्शियस है, सारा एग्जामिन कर लिया, उसके बाद हमें एबीसी के बाद हमें ब्लड ग्लूकोज हमेशा देखना है पेशेंट। काफी टाइम ऐसा होता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस आते हैं, डायबिटिक पेशेंट हो गए, ड्रग ओवरडोज हो गई, या इंसुलिन ले लिया, खाना नहीं ले पाए प्रॉपर्ली उस कारण से। तो जो भी अनकॉन्शियस पेशेंट आता है ग्लूकोज देखना ही देखना है। आप जब भी रिपोर्ट करें अपने सीनियर को बताएं, अपने साथ वालों को बताएं, डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, या डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को इन्फॉर्म करें ए टू ई के साथ शुगर लेवल लिखने थे। उससे कई सारी चीजें आगे है जो इफेक्ट करती है ब्लड शुगर। फिर उसके बाद दो चीजें होती है, प्राइमरी सर्वे, सेकेंडरी सर्वे। जो प्राइमरी सर्वे होता है वो क्विकली करना है आपको, 1 से 2 मिनट, उससे ज्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि वो आपकी जो 6 चीजें हैं, 5 या 6 चीजें हैं, वो वाइटल चीजें हैं जिससे कि मरीज मर सकता है। इसलिए आप एबीसीडी फटाफट देखिए। तो उसके बाद आपको डिटेल एग्जामिनेशन करना है, ऊपर से शुरू हो जाएगी। सबसे ऊपर सीएनएस आ गया, सीएनएस एग्जामिनेशन में तो हम यहाँ पे डिटेल में नहीं गुजरेंगे कि मुझे क्रेनियल नर्व एग्जामिन करनी है, मुझे पूरी पेपर से एग्जामिन करना है। दो मोटी मोटी चीजें हमें जीसीएस देखनी है। जीसीएस क्या होता है हमारा? मेडिकल में हम शुरू से पढ़ते आ रहे होते हैं। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर जो है, क्योंकि रूटीन में काम नहीं रहता तो चीजें हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो लार्जोकोमा स्फीयर जो होता है बेसिकली ब्रेन ट्यूमर्स के लिए डिजाइन हुआ था, है ना। उसके बाद उसका बेटर एप्लीकेशन हुआ ट्रॉमा में और हर जगह यूज करते हैं। कोई भी मरीज अनकॉन्शियस जाता है तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि जीसीएस कितना है, मैक्सिमम स्कोर कितना होता है इसका? 15, E4, D5, M6। आई 3 कंपोनेंट होते हैं, आई, ई, वर्बल और मोटर। ठीक है, E4 आई के लिए 4 कंपोनेंट होते हैं, E4 अभी हम स्लाइड देखेंगे। वर्बल में 5 कंपोनेंट और मोटर में 6 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, जब भी जीसीएस का मैक्सिमम स्कोर 15 होता है, 8 या बिलो है, 8 या उससे नीचे है, तो पेशेंट का एयर में कॉम्प्रोमाइज है, तो हमें उसको इंक्यूबेट करना ही करना है, उसको एयर सिक्योर करना ही करना है। इलेक्टिवली इंक्यूबेट कर देंगे, मरीज को नुकसान नहीं होगा, बट अगर हमने नहीं किया और ऐसे रवाना करते हैं हायर सेंटर में, तो हो सकता है रास्ते में मरीज इलाज कर जाए और उसको लागू खतरा हो जाए। तो ये लोग आप ध्यान रखिए बात कि अगर जीसीएस आप कैलकुलेट करेंगे, अभी हम लोग समझेंगे इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। 8 या बिलो इज इंडिकेशन फॉर इंक्यूबेशन, एयर सिक्योर करना है। ठीक है, यहाँ तक कुछ किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ सॉरी कर सकते हैं, सर्कुलेशन प्रोसेस में आ सकते हैं, बट क्योंकि इस एबीसीडी से इसलिए लिंक किया है कि सबसे पहले हमें वो चीज देखनी है जो कि मरीज को मार सके। ट्रीट फर्स्ट, किल फर्स्ट। बीएलएस में अभी उसमें सीएम होता है। ठीक है, बीएलएस में क्या होता है? सीएम होता है। तो सी इज कंप्रेशन। तो दो लेकिन में हमने बीएलएस की बात करते हैं। बीएलएस में मोस्ट कॉमन कॉज जो बताते हैं वो कार्डियक से क्या होता है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। बीएफ इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। तो उसमें उन्होंने एल्गोरिथम बना रखी सीएबी, कंप्रेशन, एयरवे ब्रीथिंग। ठीक है,
तो सी सर्कुलेशन की उसमें कंपैरिजन है कि आप बाकी असेसमेंट बाद में करिए। अगर कोई आदमी ये विटनेस कार्डियक टेस्ट के लिए जो आप बात कर रहे हो बिल्कुल सही कि आप सी पे पहले जा सकते हैं, बट बीएलएस तो अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि विटनेस कार्डियक अरेस्ट। सपोज मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोलैप्स कर रहा हूँ या कोई मरीज आपके पास आया था, आके बैठा और कोलैप्स कर गया, मतलब कि विटनेस कार्डियक अरेस्ट है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विटनेस कार्डियक अरेस्ट जो कार्डियक अरेस्ट की कॉज है वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। मतलब हार्ट नॉर्मली हमारा ऐसे ऑपरेट करता है, सिस्टोल डायस्टोल सिस्टोल डायस्टोल। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या वो ऐसे करने लग जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, वो फिब्रिलेट कर रहा है, तो कार्डियक आउटपुट नहीं बन रहा, इट इज जस्ट फिब्रिलेटिंग। ठीक है, तो उसको फिब्रिलेट कर रहा है, तो अगर उसको कंप्रेशन देंगे, एक्सटर्नल मसाज देंगे तो वो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाए, पेशेंट की पल्स आ जाए, पेशेंट का ब्रेन प्रोटेक्ट हो जाए, पेशेंट बचा सके। उसमें जो बात करते हैं वो कंप्रेशन की बात करते हैं। कंप्रेशन करो, कंप्रेशन के बाद किस पे आते हैं हम लोग? एयरवे पे आते हैं, है ना? तो कंप्रेशन के बाद हम लोग एयरवे पे आते हैं, उसके बाद ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बात करी? एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। ये तो हम जो इसकी बात कर रहे हैं, ये मरीज आके बैठा है या तो कॉन्शियस है या कोलैप्स हो गया, ठीक है। फटाफट हमने प्राइमरी सर्वे किया, हमको 1 या 2 मिनट में इसको खत्म करना है। फटाफट देखा एयरवे नहीं है, पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन है, अगर लग रहा है अरेस्टेड है तो फिर स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम टॉप, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर। अब हम जो सिस्टमिक सेकेंडरी सर्वे की बात करते हैं, सिस्टमिक एग्जामिनेशन बात करते हैं, सबसे ऊपर हमारा आ रहा है सीएनएस एग्जामिनेशन। सीएनएस में हमने जीसीएस के में बात करी। जीसीएस इज ग्लासगो कोमा स्केल, मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? 15 होता है, ठीक है। और इंक्यूबेट कब करना है हमें? 8 बिलो 7 उसको इंक्यूबेट करना है, ठीक है। जीसीएस देखेगा, ब्यूटेन देखेगा, रिएक्टिंग लाइकिंग, और हमें एक आपका प्लांटर रिस्पॉन्स देंगे। इन 3 मोटी मोटी चीजें करनी है जिससे कि हम पता लगा सकें कि मरीज का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है। एक दूसरा निमोनिक है एबीपीयू, बता सकते हैं क्या है एबीपीयू? एबीपीयू हम लोग यूज करते हैं ए से अलर्ट, पेशेंट आप लोग जैसा भी हैं सब अलर्ट है, ठीक है, बैठे हैं यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा है थोड़ी नींद आ जाती है तो पूछेंगे आप भाई ठीक हो, जग रहे हो, ठीक है, तो वो वर्बल रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर भी नहीं जागा तो थोड़ा पेन दिया, टर्नल पेन दिया, सुप्राऑर्बिटल पेन दिया, पेन से, एंड यू इज अनरिस्पॉन्सिव। तो एक निमोनिक और है एबीपीयू, पेशेंट बैठा है, बात समझ रहा है, बात कर रहा है तो वो अलर्ट है, नहीं बात कर रहा है, लेटा हुआ है, अनकॉन्शियस लग रहा है, आपने उसको आवाज लगाई, हाई ग्रेड फीवर है, आदमी बोला आपने आवाज लगाई, यहाँ पे कैसे हो, आंख खोली तो वर्बल रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। कोई हेड इंजरी आ गया या कुछ आ गया, पेन दिया, आवाज लगाने से भी बात नहीं कर रहा, पेन से बात कर रहा, पेन हो गया, और लास्ट इज अनरिस्पॉन्सिव। दूसरा है हमारा ग्लासगो कोमा स्केल। A says patient is alert, patient responding to voice या verbal command, patient respond to pain या patient is unresponsive, ठीक है। अब बात करते हैं हम ग्लासगो कोमा स्केल की। काफी टाइम से हम लोग उसको डिस्कस करते रहते हैं, चीजें पढ़ रहे होते हैं बट ध्यान में नहीं रहती या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई का सिंपल है कि स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग, सब लोग जैसे आप कोई भी E4 हो गया, ठीक है। आई ओपनिंग टू वर्बल रिस्पॉन्स E3 हो गया, आई ओपनिंग टू पेन E2 और नो E1। तो सारे में ये चलेगा। वर्बल रिस्पॉन्स पे क्या है, स्पॉन्टेनियस में क्या है, वर्बल रिस्पॉन्स में क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, पेन को क्या है, और अनरिस्पॉन्स। क्लिनिकली भी तो हम ऐसे ही करते हैं, जब भी मरीज आता है तो पहले उससे नाम पूछते हैं, नहीं नाम बता रहा होता है, अनकॉन्शियस होता है, उसको करते हैं, फिर थोड़ा करके देखते नहीं है तो थोड़ा पेन देके देखते हैं, नहीं होता अनरिस्पॉन्सिव, ठीक है। इसके बाद वर्बल में हम आते हैं, ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस पर्सन, नाम पूछते हैं कहाँ से आए हो, क्या नाम है, गाँव का क्या पता है, ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस पर्सन, ठीक है। कई बार कंफ्यूज होता है, हाई ग्रेड फीवर है, पेशेंट कंफ्यूज होता है, कुछ नशा कर रखा होता है, ड्रग ले रखी होती है, तो आप सीधा पूछते भी अभी बता देंगे कि रात है तो वो नहीं बता पाया, कंफ्यूज है, या उसको चीज बताए, बता दी, बताए पहने की पेंसिल है,
नहीं बता पाता, तो उससे आप पता लगाते हो पेशेंट कॉन्शियस तो है बट कंफ्यूज है, कई सारे कारण है। फिर आता है B3 में इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, पेन को पेंसिल बता रहा है, दिन को रात बता रहा है, ठीक है, या जो बात बोल रहा है वो सब तो बोल रहा है बट इनअप्रोप्रिएट बोल रहा है, ठीक है, बोला कहां से आए हो, कुछ बता नहीं पा रहा, कुछ और ही दूसरी बातें कर रहा है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स। उसके बाद इनकम्प्रिहेंसिबल साउंड, बोला कुछ जैसे नशे में होता है ना, आदमी बड़बड़ कर रहा होता है, इनकम्प्रिहेंसिबल V2 हो जाता है, V1 इज अनअंडरस्टूड, ठीक है। फिर आपका आता है मोटर रिस्पॉन्स, इसमें कितने कंपोनेंट होते हैं? 6 कंपोनेंट होते हैं। बेस्ट कंपोनेंट में देखना है M6 अगर हम बोलते हैं इसका मतलब पेशेंट इज फॉलोइंग वर्बल कमांड, ठीक है। इसी के बारे में बोला सर पेशेंट M6 है तो उसमें सारे कवर हो जाते हैं। अगर M6 किसी को बोल दिया तो उसका मतलब E4 भी है और आपका V5 भी है। नॉर्मली आईसीयू में वो आप देख रहे हो बात कर रहे हैं M6 है तो मानते हैं कि पेशेंट सब कुछ फॉलो कर, ठीक है। अब आता है M5, जितने भी हेड इंजरीज आते हैं, RT आते हैं, यहीं पे सारा डिफरेंस होता है। M5 है, M4 है, M3 है, M2 है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? M6 में तो फुली कॉन्शियस हो गया, ठीक है। M5 के अंदर वो पेन को लोकलाइज करेगा, पेशेंट अनकॉन्शियस है, आंख नहीं खोल रहा है, पर आपने जहां पेन दिया वहां पे वो हाथ लेके आएगा, ठीक है। आपने नीचे पेन दिया वो वहां पे टच करेगा, तो लोकलाइजेस पेन इज योर M5, मूव्स टू लोकलाइज पेन। जहां भी आपने उसको पिंच किया या स्टिमुलस दिया वहां पे वो हाथ लेके जाएगा, तो वो M5 है। पूरा कॉन्शियस नहीं है, आपको कमांड फॉलो नहीं कर रहा, आपने उसको बोला हाथ उठाओ, हाथ नहीं उठा पा रहा, बट आपने उसको पेन दिया वहां पे वो टच कर रहा है, दैट इज लोकलाइजेस पेन, M5। फिर फ्रैक्शन विड्रॉल फ्रॉम पेन, अब वो लोकलाइज नहीं करा बट हाथ हिला रहा है, आपने इसके यहाँ पेन दिया वो हिला रहा है, ठीक है। सो दिस इज नॉर्मल फ्रैक्शन और विड्रॉल। विड्रॉल जब आता है तो M4 की स्टेज में आता है। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आप डिफरेंशिएट कैसे करना है। डीकॉर्टिकेट और डीसेरिब्रेट, इसमें क्या डिफरेंस होता है, कोई बता सकते हैं? अबनॉर्मल फ्लेक्शन और अबनॉर्मल एक्सटेंशन, उसमें क्या डिफरेंस होता है? कोई भी हेड इंजरी का मरीज आया, अनकॉन्शियस मरीज आया, कोई उसको ट्यूमर रहा या कोई ओवरडोजिंग हो गई, ओपियम ओवरडोज हो गया, अल्कोहल ओवरडोज हो गया, अल्कोहल एडिक्शन, तो M3 M2 में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? डीकॉर्टिकेट और डीसेरिब्रेट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? डी से सेरिब्रेट अबनॉर्मल एक्सटेंशन, डीकॉर्टिकेट अबनॉर्मल फ्लेक्शन, ठीक है। इसमें सी This video will introduce you to decorticate and decerebrate posturing. First, we'll start with decorticate posturing. You'll see the patient's arms abducted and their arms flexed up against their chest. Their legs will be plantar flexed with their knees extended, and they'll be in a very tight position. This would earn a score of 3 on the Glasgow-Coma scale, and it's often associated with disinhibition of the red nucleus and disruption of the lateral corticospinal tract. Next, we'll move to decerebral posturing. You notice the posture is very much the same with plantar flexion of the feet and extension of the knees, however the patient's arms are moved to an adducted, pronated, and wrist flexion state. This would earn a score of 2 on the Glasgow-Coma scale, and it's caused by brainstem damage, specifically below the level of the red nucleus. M3 और M2 को नॉर्मल कंफ्यूजन होता है कि कैसा है, तो जब भी पेशेंट अनकॉन्शियस और हाथ ऐसे किए हुए तो वो डीकॉर्टिकेट है पेशेंट की M3 स्टेज। इंजरी का है ब्रेन स्टेम के ऊपर है, कॉर्टेक्स में है, जो आपका ब्रेन स्टेम की से बनता है मिडब्रेन कॉन्सन मेडुला, उससे ब्रेन हमारा स्ट्रक्चर नीचे से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है, जैसे पेट का तना होता है वैसे वो ब्रेन स्टेम 3 पार्ट है उसकी, मिडब्रेन कॉन्सन मेडुला। तो जब भी ब्रेन स्टेम के ऊपर की इंजरी है तो वो डीकॉर्टिकेट पोजिशन में पेशेंट ऐसे करके रहेगा। आप हाथ ऐसे करोगे जबरदस्ती, फिर वो ऐसे करके रहेगा, दिस इज डीकॉर्टिकेट। डीसेरिब्रेट होता है M2, लेकिन अनकॉन्शियस हाथ जब भी आपको पेन देंगे वो हाथ ऐसे जाएंगे, तो M3 VM इसमें ध्यान रखिएगा कि M3 M2 में कैसे डिफरेंशिएट करना है। सारे स्टेटस जो है M3 M2 वाले आपको एरो सिक्योर पेंड नहीं करना है, उनकी GCS हमेशा 8 से नीचे ही आएगी।
नो रिस्पॉन्स, ऑलमोस्ट अगर पेशेंट ब्रेन डेड है, क्योंकि डायलेटेड फिक्स है, नॉन रिएक्टिंग है, पेशेंट का नो रिस्पॉन्स। ठीक है, जांच को कमास के में कोई कंफ्यूजन हो तो बात कर सकते हैं आप लोग ना। एक सवाल In both the cases, there is dehydrated and decorticated. Knee remains. हाँ, नीचे adducted and internally rotated। ठीक है, पेशेंट नी को फ्लेक्स नहीं करेगा, नी स्ट्रेट रहेंगे, नी जोड़ा पर स्ट्रेट रहेगा, दोनों पैर बराबर रहेंगे, adducted रहेंगे और internally rotated रहेंगे। अपर लिम्ब पे मूवमेंट रहेगा। ठीक है, अगर M3 है, decorticated है तो वैसे रहेगा, M2 में है तो वो internal rotation में रहेगा, नॉर्मल फ्लेक्शन। ठीक है, क्लियर? प्यूपल्स का तो हम लोग करते आए। प्यूपल्स आपको साइज से देखना है, राउंड रेगुलर रिएक्टिव है तो वो आपका की साइज क्या है, कितने mm का है। नॉर्मली 2 mm 3 mm रफली होते हैं, पर आमतौर पर बहुत के बारे में कर सकते हैं कि रिएक्टिंग है, डायलेटेड है, फुली डायलेटेड है। ठीक है, मिलीमीटर होना चाहिए 2 mm 3 mm। ठीक है, नॉर्मली आपको इसमें बिल्कुल रिएक्टिंग है या डायलेटेड या फुली डायलेटेड है। पावर ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पावर अगर 2/5 उससे मरीज मरेगा नहीं। ठीक है, तो पावर में हम ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, क्योंकि उससे अगर न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी जो भी स्पेशलिस्ट है वो अपने पता लगा लेंगे, बट पावर इज नॉट गोइंग टू किल द पेशेंट। 2/5 है, वीकनेस है, जीवीएस में पेशेंट है, माइसिन में पेशेंट है, 2/5 है, कोई थोड़ा और एक्टिव है, 3/5 है। पावर में ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आता है हमारा सीवीएस। सीएनएस हो गया, सीएनएस के बाद हम आते हैं सीवीएस पे। सिंपल कंसेप्ट है, पेशेंट आता है, जब लोग देखते हैं कि एक्सट्रीमिटीज कोल्ड है वहां में, उससे क्या डिफरेंस पता पड़ता है? पेशेंट शॉक में है नहीं है ना। अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो एक्सट्रीमिटीज वार्म होंगी, और अगर एक्सट्रीमिटीज ठंडी है तो आपको पता लगा सकते हैं कि भैया पेशेंट को शॉक है, कंफ्यूजन नहीं है। और हम लोग सब देखते ही हैं। ठीक है, बीपी कितनी कट ऑफ वैल्यू है हमारे शॉक के लिए? 90/60। अगर सिस्टोलिक बीपी बिना किसी सपोर्ट के 90 से नीचे है तो हम पेशेंट को शॉक की कैटेगरी में डालते हैं। 90/60 वैल्यू हो ध्यान रखनी, उसके नीचे है तो पेशेंट शॉक में है। ठीक है, अब बात करते हैं जेवीपी, सीवीपी, वीमा, कंजक्टिवा, ये सब क्या है, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है? जेवीपी क्या होता है हमारा? एक्सटर्नल जुगुलर वेन, जो यहाँ पे देखिए नॉर्मली यदि आप देखेंगे किसी के दिखेगी नहीं दिखेगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी अभी कार्डियक फेलियर में नहीं है, शॉक में नहीं है। ठीक है, कार्डियक फेलियर में रहते हैं तो क्या होता है? जेवीपी रेज बैक प्रेशर आना शुरू होता है। हमारे यहाँ पे 2 वेन होती है, बड़ी वेन होती है वो होती है इंटरनल जुगुलर वेन, उसके बाद एक चलती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ठीक है, ये जो ओल्ड एज में दिख जाती है हमें, ये मसल है, इसके यहाँ पे ये वेन जारी होती है। ठीक है, अगर कोई भी एल्डरली मरीज आता है, आपको ये फुल दिख रही है तो समझ जाइए या तो सीओपीडी स्मोकर है या वो फेलियर में। अगर सांस तेज चल रही है, सांस दिक्कत आ रही है और ये आपको पेशेंट की डिग्री है, अगर पेशेंट को थोड़ा सा सुधार किया हुआ है, बट वैसे भी अगर ये एक्सट्रीम में फुल दिख रही है, इसका मतलब या तो पेशेंट लॉन्ग टर्म स्मोकर है जिससे उसका पल्मोनरी प्रेशर बढ़ा हुआ है, बैक प्रेशर आ रहा है, या पेशेंट फेलियर है। ठीक है, उस पेशेंट को अगर शॉक में ज्यादा फ्लूइड नहीं देना। अगर इस पेशेंट बीपी 80/50 है तो मैं इसको 1 लीटर फ्लूइड नहीं लूंगा, नहीं तो पल्मोनरी एडिमा में चला जाता है। तो इस स्थिति में ज्यादा मैं 200-250 ml फ्लूइड देके देख लूंगा कि मैं पेशेंट रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा, सीधा आई स्टार्ट वेजोप्रेसर्स और नॉरेंट जो है वो हमें स्टार्ट करना। ठीक है, क्योंकि वो कार्डियक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, टैकीकार्डिया कम कराता है, अरिथमियास कम करता है। डोपामाइन ज्यादा टैकीकार्डिया कराता है और मोर अरिथमियास। ठीक है, ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी पेशेंट आता है एल्डरली है और एक्सट्रीम में डिस्टेंडेड दिख रही है, पेशेंट कैन और पेशेंट शॉक में है तो फ्लूइड ज्यादा में नहीं है। दूसरा तरीका कंजक्टिवा हम देखते हैं जब कि उसमें कंजक्टिवा एडिमा है या नहीं है। अल्ट्रासाउंड आप यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड है पेरिफेरल सेंटर्स पे, जैसे हम लोग यहाँ पे तो सारा फ्लूइड असेसमेंट अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही करते हैं, जिसमें हम लोग आईवीसी को देखते हैं।
your vehicle, you can identify the IVC as tubular structure as it inserts into the right atrium. Here is a label image. One of the hepatic veins is also seen clearly as it inserts into the IVC. ये आपको आज लिखेंगे एक अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए बोल रहा मैं एक मंगा लूँ Right now, the image is freezing. And measurements for the diameter of the IVC is performed both in acceleration and in acceleration. The measurements are shown to be 2.2 centimeter for experimental diameter. अभी जो रिकमेंडेशंस आ गई हैं उसमें अल्ट्रासाउंड मशीन से हम इको प्रोब यूज करते हुए या कर्विलियर प्रोब यूज करते हुए जब सबसर्वेंट पोजीशन रखते हैं जिस यहाँ पे तो इंफीरियर बिना कहवा आईवीसी दिख जाती है आराम से वो भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे तो वो फ्लूइड गाइडेंस का बेस्ट पैरामीटर है अगर आईवीसी कोलैप्सिबल है कुछ सांस के साथ आईवीसी कोलैप्स हो रही है तो पेशेंट को आप फ्लूइड दे सकते हो अगर आईवीसी इज नॉन कोलैप्सिबल पेशेंट ब्रीथ कर रहा है और वो आईवीसी कोलैप्स नहीं कर रही तो उसको आपको फ्लूइड नहीं देना है अगर आप फ्लूइड दोगे तो पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में चला जाएगा और पल्मोनरी एडिमा में चला जाएगा ठीक है एक टाइम था जब अल्ट्रासाउंड मशीन खाली रेडियोलॉजी में यूज होती थी बट अब लाइक स्टेथोस्कोप सब जगह वो रिप्लेस करती जा रही है और जो भी आप इजीली अपना पीसीपी में रजिस्टर कर सकते हैं ठीक है काफी उन्होंने इसको स्ट्रीमलाइन कर दिया चीजों को ठीक है आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भेजना होगा इसलिए कि जैसे जो एनेस्थीसिया में लोग हैं या पेशेंट जो सर्जरी में है ट्रॉमा सर्जन है फिजिशियंस है तो इजीली आजकल वो लोग रजिस्टर कर देते हैं आपके अगेंस्ट तो उसकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी उसमें तो अल्ट्रासाउंड का यूज काफी बढ़ गया है और हम लोग के यहाँ पे भी इमरजेंसी हर जगह पे आप जैसे स्टेथोस्कोप रहता है वैसे अल्ट्रासाउंड मशीन अवेलेबल रहती है ताकि आप उससे गाइडेंस देखिए बेसिक जो चीजें उसको देख लीजिए एक आईवीसी आपको देख लीजिए दूसरा कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी वो दोनों आज आपको हम डेमोस्ट्रेट करेंगे अल्ट्रासाउंड मशीन के थ्रू की कैसे आप लोग देख सकते हैं तो ज्यादा रिकवर कर सकते हैं आप लोग करिए तो उससे काफी इजी हो जाता है कि पेशेंट को फ्लूइड कितना देना है हम लोग असेस कर पाते हैं ठीक है ईसीजी की बात करेंगे ईसीजी मोटा मोटा है कि आपको PQRS की देखना है अब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हमें ये थर्ड लीड देख लेंगे थर्ड लीड में अगर पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है तो मामला ठीक है थर्ड लीड में अगर नेगेटिव रिफ्लेक्शन आ रहा है किसी पेशेंट का तो पेशेंट इज अंडर आइदर लेफ्ट अंडर ब्लॉक और एलईडी में जा रहा है वो पेशेंट रिस्क वाला पूरा इसीलिए हम नहीं समझ पा रहे कोई दिक्कत नहीं उसके लिए लोग हैं समझने के लिए बट बेसिक हमने कहा एसके लिए से दिख रहा है हमें और तीसरी लीड हमें देखिए तीसरी लीड अगर ये नेगेटिव जा रही है डिप्रेशन एसके लिए आ रहा है बॉर्डर लाइन कहीं बट थर्ड लीड पॉजिटिव है मरीज को इतना नुकसान नहीं होगा ठीक है बट आपने ईसीजी करा स्लाइड एसके लिए से दिख रहा है विद थर्ड लीड नेगेटिव डिप्रेशन वो मरीज रिस्क वाला है उसको या तो लेफ्ट अंडर ब्लॉक एस्टैब्लिश हो रहा या एलईडी लेफ्ट एक्सिबिलिटी में उसको अगर हमने निगलेक्ट किया तो पेशेंट कंसीडर पहुंचते हो सकता है बराबर कोई भी लीड में ऐसी चेंजेस है आप थर्ड लीड पे नजर डाल दीजिएगा अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में है तो पेशेंट हमारा रिस्क में है ठीक है तो उसको जब भी हम भेजें आगे उसको स्टेबलाइज करके फिर बात करें कंसल्ट किसी कर ले अगर फॉर्मुलाइज कर सकते हैं वहाँ पे फॉर्मुलाइज कर दीजिए नहीं है तो एटलीस्ट उसको स्टेबलाइज कर दीजिए सी स्थिति में रवाना मत करिए वो रास्ते में कोलैप्स कर ठीक है दूसरा एएफ के लिए एएफ ठीक है अगर बीपी ठीक है तो एएफ कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है ठीक है अगेन इट कम्स डाउन टू योर थर्ड लीड एएफ में पेशेंट थर्ड लीड पॉजिटिव डायरेक्शन में है
चिंता की बात नहीं। बट ब्लड लीड अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो पेशेंट रिस्क में है, उस पेशेंट को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना। रेस्पिरेटरी पैटर्न, रेस्पिरेशन रेगुलर है नहीं, ऑस्कलेशनल वीज आ रही है नहीं आ रही है, वो आप देख सकते हैं। अगर एंटर कर पा रहे हैं तो ठीक है। दूसरा है यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या रहता है, यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स क्या रहता है? कोई भी आदमी जो सांस लेता है, हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ठीक है। गले की कोई भी मसल्स नहीं ली, किसी भी नॉर्मल आदमी को आप बात करेंगे तो गले की कोई भी मसल काम नहीं आती जब वो सांस ले होता है। बट जो सांस की दिक्कत होती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में होता है, उसमें आप देखेंगे कि गले की मसल्स भी प्रोमिनेंट होती है ना, या तो स्टर्नोमेस्टाइड प्रोमिनेंट होती है, इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन हो रहा होता है, या सुप्रास्टर्नल रिट्रैक्शन हो रहा होता है। तो गले पे आप नजर डालिए, जो भी सांस में जिसको दिक्कत है, अगर गले की कोई भी मसल काम में आ रही है, उसकी गर्दन की कोई भी मसल काम में आ रही है, तो इसका मतलब पेशेंट एक्सेसरी मसल यूज कर रहा है, पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में, इंपैक्टिंग रेस्पिरेटरी फेलियर में है, उसको स्टेबलाइज करे बिना हमें आगे नहीं भेजें, ठीक है। एबीजी फैसिलिटी किसके सेंटर पे है? नहीं है, एबीजी फैसिलिटी नहीं है। तो एबीजी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल होता है जिससे हम पेशेंट की कई सारी पैरामीटर एक सिंगल ट्रिक से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप लोगों ने एबीजी नहीं देखी तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई सारे पैरामीटर हैं जो कि काफी सिंपल होते हैं, हम दिमाग में रख सकते हैं। आप लोग नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। नॉर्मल पीएच हमारा रेंज कितना होता है? 7.35 से 7.45। किसी भी एबीजी सैंपल आपको मिलता है, किसी का एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैस, जो हमारी आर्टेरियल ब्लड है, जैसे कल आपने आईसीयू देखा होगा कि आर्टेरियल टेलीविजन, जो भी पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं वेंटिलेटर पे होते हैं या हाइपो ऑक्सीजन होते हैं, उसमें हम लोग एक आर्टेरियल लाइन डाल देते हैं जिससे सैंपलिंग इजी हो जाती है। उससे सैंपल लिया आपने, ट्रिक नहीं करना पड़ता बार बार, आपने से सैंपल लिया, उसका मशीन आके उसमें डाला, उसमें ब्लड गैस वैल्यू दे देते। तो नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो 7.35 से 7.45 के बीच में होती है, दैट इज नॉर्मल पीएच। अब जो लास्ट की टू वैल्यूज है 35 to 45, 7.35 का 0.35 और 7.45 का 0.5, तो 35 to 45 हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू होती है बॉडी, उससे आप ध्यान रख सकते हैं। पीएच की वैल्यू क्या हमारी 7.35 to 7.45 और कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू क्या है 35 to 45, पीएच से कोरिलेट करते हैं, ठीक है। तो 7.35 to 7.45 हमारा पीएच हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 35 to 45। उसके बाद ये बी लिखा होता है यहाँ पे ना, कई जगह बी बेस एक्सेस, कई जगह बी डी लिखा होता है बेस डेफिसिट। अगर ये जीरो या पॉजिटिव में तब तो उसको बेस एक्सेस बोलेंगे, और ये जीरो या नेगेटिव में है, नेगेटिव वैल्यू है, जैसे ये -3 है तो बेस डेफिसिट हो गया। ये आपको दिखाता है कि बॉडी में कितना एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इट शुड बी जीरो। अगर ये नेगेटिव में जा रही है इसका मतलब पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, पेशेंट को कोई ना कोई इन्फेक्शन है, पेशेंट हो सकता है आने टाइम में रीनल शटडाउन में चला जाए, ठीक है। अगर ये बी जो है -10, -15 या -19 होता तो पेशेंट को सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैटेगरी में आएगा, पीएच हमारा गिर जाएगा 7.35 से 7.1 पे, और पेशेंट हो सकता है रीनल शटडाउन में चला जाए। तो अब धीरे धीरे आप लोगों के सेंटर से इम्यूनिटी फैसिलिटी आएगी, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा 2-3 पैरामीटर्स। एक तो पीएच हमारा नॉर्मल कितना होना चाहिए 7.35 से, ठीक है, और CO2 कितना होना चाहिए 35 से 45, और बेस डेफिसिट हमारे बेस एक्सेस कितना होना चाहिए नॉर्मली 0 होना चाहिए। एक्सेस में है कोई दिक्कत नहीं है, पर डेफिसिट अगर है उसका -1, -2, -3 तक तो ठीक है, पर -10, -15 आ रहा है बेस डेफिसिट, पेशेंट सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, पीएच में हमारा नीचे आ जाएगा 7.1 पे, पेशेंट को रीनल शटडाउन में पेशेंट जा रहा है, उसको टाइम इंटरवेंशन की जरूरत है। बाकी कई सारे पैरामीटर्स आते हैं, इसमें ग्लूकोज आती है, लैक्टेट आती है, आजकल क्रिएटिन भी आने लगे हैं, तो इतना हमें अभी डिटेल में नहीं जाना है। बाइकार भी आता है इसमें, ठीक है, और कई सारी चीज आती है, बट जो मोटा मोटा काम का है वो पीएच आपका देखना आना चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड वैल्यूज, और आपका बेस डेफिसिट कितना,
ठीक है, अबनॉर्मल हम देखें सॉफ्ट है, टेंडर है, और है वॉमिटिंग की सारी चीजें। रीनल क्यों इम्पोर्टेंट है सिस्टम? पेशेंट जब आया तो दूसरे में पेशाब हुआ नहीं हुआ, पेशाब उतरा नहीं, तो वो क्यों इम्पोर्टेंट है? रीनल फेलियर और पेशेंट शॉक में है नहीं है, ठीक है। यूरिन आउटपुट को हम है ना पुअर मींस कार्डियक आउटपुट भी कहते हैं। आपके पास पता लगाने के लिए भी ऑर्गन परफ्यूजन हो रहा है नहीं हो रहा, पेशेंट का हार्ट सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, पेशेंट शॉक में है कि नहीं है, तो हम उसको पता करेंगे भैया तेरे पेशाब किया नहीं किया सुबह से, अगर कैथेटराइज है तो कैथेटर की बैग में कितना है, कैथेटराइज नहीं है तो उससे पूछना चाहिए भैया कब से पेशाब नहीं उतरा है, कितने दिन हो गए पेशाब नहीं हुआ। हो सकता है सुबह से नहीं हुआ या एक दिन पहले से, इससे पहले कल से पेशाब ही नहीं किया, तो वो आपको आइडिया दे सकता है कि पेशेंट या तो सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, रीनल शटडाउन में, या हो सकता है पेशेंट का शॉक नहीं चल रहा हो, पुअर कार्डियक आउटपुट। तो यूरिन आउटपुट से भी हम ये चीजें समझ सकते हैं कि पेशेंट की साथ क्या हो, ठीक है, जो कि पेशेंट के लिए क्रूशियल हो और टाइमली इंटरवेंशन से उसकी जान बचा सकती हो। स्कोरिंग रहती है, दो तरह से स्कोरिंग हम लोग आईसीयू यूज करते हैं, सोफा स्कोरिंग होती है, अपाचे स्कोरिंग होती है। सोफा में बता सकता है क्या किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या बड़ा है सोफा स्कोरिंग? क्यों सोफा रहता है, सोफा रहता है तो क्या आ रहा है? तो सोफा जो शॉर्ट फॉर्म आया है ना, वो आया है सीक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट स्कोर। सीक्वेंशियल एस से ओ से ऑर्गन, एफ से फेलियर और ए से असेसमेंट। सीक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट स्कोर, इससे हम लोगों को क्या समझ में आया? सीक्वेंशियल मतलब एक के बाद एक, सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस में खड़े जाओ, एक के पीछे खड़े जाओ, तो सीक्वेंशियल हो गया। ऑर्गन फेलियर शरीर के जो अंदर के अंग है वो एक के बाद एक कौन कौन से फेलियर हो जा रहे हैं, असेसमेंट। ये 6 पॉइंट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 चीजें, 6 ऑर्गन शरीर के 6 वाइटल ऑर्गन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये सोफा हम लोग आईसीयू में जब भी पेशेंट आता है, एडमिट होता है, तब सोफा करते हैं, और रेगुलर उसके डेली या 1 से 48 आवर्स सोफा सिस्टम होता है, जिससे आपको पता लगा सके कि भैया पेशेंट जब आया था कितने उसके ऑर्गन सही से काम कर रहे थे, और आप अगले दिन तक कितने रिकवर हुए या कितने और वर्सन हुए, ठीक है। डेली कर सके तो बेस्ट है, बट आपको मैक्सिमम स्कोर कितना 0 to 4 की स्कोरिंग है। 6 आप ऑर्गन देख लें तो मैक्सिमम स्कोर कितना हो गया 24, 6 4 24, ठीक है। हर स्कोर जो है 0 से 4 की ग्रेडिंग में, और 6 ऑर्गन है, अभी डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऑर्गन, ठीक है। तो मैक्सिमम स्कोर कितना हो गया 24, ठीक है। डेली करना है, जितना ये 10 के ऊपर होगा उतना पेशेंट की स्थिति खराब है ना। 10 के ऊपर इसका क्या मतलब है, या तो 2 ऑर्गन पूरे से गए हुए, 4 और 4 8, और एक कोई तीसरा ऑर्गन पार्शली गया हुआ, तो 10 हो गया। तो जब भी हमारा सोफा स्कोर 10 के ऊपर जाता है, आपने कैलकुलेट किया, तो पेशेंट की स्थिति काफी खराब है, ठीक। उसको टर्शरी सेंटर पे भेजना ही पड़ेगा, वो पेरिफेरल सेंटर पे मैनेज नहीं होगा, ठीक है। अगर सारे ऑर्गन पार्शली खराब है तब ये 10 से 12 आएगा, या 2 ऑर्गन पूरी तरह से डैमेज है और एक ऑर्गन पार्शली खराब है तब ये 10 के ऊपर आएगा, ठीक है। और सोफा स्कोर अगर 16-18 है तो पेशेंट को बचाया जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके सारे ऑर्गन्स डैमेज है ना, ठीक है जी। समझ गए आप लोग? 0 to 4 की स्कोरिंग है एक ऑर्गन के लिए, 6 ऑर्गन है। अब कौन कौन से, सबसे ऊपर कौन सा है हमारा ब्रेन, सबसे ऊपर हमारा है न्यूरोलॉजिकल। हमने क्या है अभी क्या बात की थी न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की, जीसीएस बात कर रही थी, ग्लासगो कॉमा स्केल कितना होना चाहिए नॉर्मल, उसके लिए 8 कट ऑफ में भी ध्यान रखिए। 8 के ऊपर है तो ठीक है, 8 के नीचे है तो एयरवेज क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो पेशेंट कैन एक्सपायर। उसके बाद आते नीचे है रेस्पिरेटरी सिस्टम,
इसमें PaO2 और FiO2 रेशियो है कि एबीजी करने से आपने देखा है। आजकल उसकी जगह नया रेशियो आ गया है, PaO की जगह SpO2 आ गया, क्योंकि SpO2 सब जगह अवेलेबल था, आपने SpO2 लगा के देखिए। और FiO2 को उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर रूम एयर पे FiO2 कितना होगा, एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट ऑक्सीजन होती है, 21% ना। अब परसेंट के अंदर 21/100 कितना हुआ, 0.21 है ना। या तो 21% बोले या 21/100 कर दिया परसेंट, मतलब पर 100 21/100 कर दे तो 0.2, ठीक है। अब पेशेंट का अगर 90% सैचुरेशन है और रूम एयर पे तो कितना आ रहा है, 90/0.2 कितना हुआ, 450 है ना, 450 है, ठीक है। मोर देन 400 है, स्टेबल है। ये मरीज SpO2 है आपका। अब इसमें अगर पेशेंट की ऑक्सीजन है तो लेस देन 5 लीटर है, मोर देन 5 लीटर, मोटा मोटा है। अगर लेस देन 5 लीटर ऑक्सीजन पे है तो कंसंट्रेशन जो ऑक्सीजन की जा रही होगी 50% से कम जा रही होगी। 5 लीटर फ्लो से ऊपर है तो 50% से ऊपर ऑक्सीजन जा रही है। हो सकता है 60 हो, 70 हो, 80 उससे नहीं आना, बट 5 लीटर की कट ऑफ आप मान लीजिए। 50% नॉर्मल ऑक्सीजन मास्क लगा रखा है पेशेंट ने, 5 लीटर फ्लो पे मेंटेन कर रहा है 90 एंड अबव, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी जा रही है, 0.5, ठीक है। 50/100 कितना हुआ, 0.5, ठीक है। तो ये मरीज आपके पास आया, PSC में आपने लगाया सैचुरेशन, ऑक्सीजन लगी हुई है उसकी, 5 लीटर फ्लो डाला हुआ है, 90% आ रहा है, तो PF रेशियो आपका SpO2 और FiO2 रेशियो कितना हो जाएगा, 90/0.5। आप तो आपने ऑक्सीजन लगा रखी है ना, 5 लीटर पे ऑक्सीजन चल रही है आपकी, ऑक्सीजन कितनी जा रही है, कितने परसेंट जा रही है, 8 लीटर पे आप ध्यान रख लीजिए 50% जा रही है। अगर 6 लीटर 8 लीटर 10 लीटर है तो मोर देन 50% जा रही है, ठीक है। तो अगर आपका 90% सैचुरेशन आ रहा है 5 लीटर ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी जा रही है शरीर में, 50%। तो 50/50/100 कितना हुआ, 0.5। 50% जा रही है ना, 50 को 100 से भाग दे तो 0.5 है। हम 90 को अगर अपने 0.5 से भाग दे तो कितना आया, अब तो 50 हो गया ना, पहले तो रूम एयर था इसलिए 21 था, अब 90/0.5 कितना हुआ, देखिए वापस करिए, 180 आया, 80 90 हो गया ना, 80/90, ठीक है। तो लेस देन 200 आ गया, तो ये आ गया, ठीक है। अब अगर फ्लो आपका सपोज यही मरीज 8 लीटर फ्लो पे है, 1 लीटर फ्लो पे है, ठीक है, चाहे तो मोर देन 90% सैचुरेशन आ रहा है, मोर देन 0.5 0.6 लिया, 0.7 रख लिया, क्या अपन ने 8 को 80 मान लिया अपन ने, ठीक है। तो 90/0.8 कितना हुआ, ठीक है, 100 के आसपास आया मोटा मोटा, है ना। 100 ये बोलो तो ये सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर है। अगर आपके पास एबीजी मशीन है तो आपका अपने एबीजी सैंपल निकालो, PO2 देखिए। एबीजी मशीन नहीं है आपके पास, आपने सिंपल SpO2 तो सबके पास है, SpO2 लगाया, ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे हम, रूम एयर में तो कितने परसेंट ऑक्सीजन जा रही है शरीर में, 21%। तो हमारा FiO2 में कितना हो गया, 21/100 कितना हो गया, 0.2, तो उसको 0.2 से भाग दे रहा है, ठीक है। अगर पेशेंट 5 लीटर ऑक्सीजन पे कितने परसेंट ऑक्सीजन जा रही है शरीर में, 50% जा रही है, तो 50/100 कितना हो गया, 0.5 हो गया। 90% सैचुरेशन आ रहा है मरीज का, 0.5 ऑक्सीजन पे जा रही है। PF रेशियो कितना, SpO2 और FiO2 रेशियो कितना हो गया, 90/0.5 180 हो गया, मरीज यहाँ बैठा है, ठीक है। और अगर 8 लीटर 10 लीटर पे है तो मरीज यहाँ पे सीवियर स्कोर कितना हो गया हमारा, 4 हो गया, ठीक है। जी से हमारी अगर 8 है तो स्कोर कितना हो गया, 3 हो गया, तो अभी 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। अब मरीज से पूछते हैं भैया नीचे है BP का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम,
ठीक है। कार्डियोवास्कुलर में अगर कोई हाइपोटेंशन नहीं है तो 0 हो गया, बीपी 70 के नीचे तो 1 हो गया, कोई डोपामिन एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन रख रहा है तो 2-3 हो गया। सपोज पेशेंट आपके पास आया कहीं से, उसने डोपामिन चालू करके भेजी, बीपी 90 आ रहा उसका, तो स्कोर कितना हो गया हमारा 2 हो गया। ट्रांसमिशन भूल जाइए, डोपामिन चल रहा है, 90 बीपी आ रहा है, 2 हो गया। उसी मरीज जीसीएस 8 थी, ये बीपी डोपामिन में 90 है, सैचुरेशन हमारा 180 है, अभी कितना हो गया हमारा, या 100 से नीचे तो 4, 3, 7 और ये 2, 9 हो गया। अब आपने पूछा भैया पेशाब हुआ नहीं हुआ, उसने कहा नहीं, सुबह से या कल रात से पेशाब नहीं उतरा है, तो यूरिन आउटपुट लेस देन 500 ml पर डे। ठीक है, एक दिन पहले से नहीं निकला तो लेस देन 200 ml पर डे। ठीक है, तो कह रहा है कि सर कल रात से पेशाब नहीं किया है, तो में आया या कल सुबह से पेशाब नहीं किया, तो इसमें क्या हो गया, पेशाब नहीं हुआ है, हमारे किस लेवल का गया 3 या 4 पे आ गया। ठीक है, अभी तक स्कोर कितना था, 9 था, 9 में हमने 4 और जोड़ दिया तो 13 हो गया। ठीक है, मरीज इस जोन में आ गया। बिलिरुबिन करा पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं करा पा रहे हैं तो उसी से हमारा क्लियर हो जाएगा। प्लेटलेट रिपोर्ट आ रही है तो ठीक है, नहीं तो हम देख लेंगे। ठीक है, पर 3 पैरामीटर जो हमारे हैं, एक तो हमारा जीसीएस है, वो हम आराम से देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। हम सर आपको SpO2 FiO2 को बता दिया कि भैया उसको अब आप 1 ऑक्सीमीटर हर जगह अवेलेबल होते हैं। ठीक है, रूम एयर पे तो 21%, ऑक्सीजन लगी हुई लेस देन 5 लीटर है तो 50%, मोर देन 5 लीटर है तो मोर देन 50%, वो आप कर सकते हैं। पेशाब का हम पूछ सकते हैं कि भैया पेशाब हुआ था नहीं हुआ था, उतरा था नहीं उतरा था। ठीक है, और बीपी हम सब देख ही सकते हैं। 6 में से 4 पैरामीटर तो हम आराम से क्लिनिकल पैरामीटर देख सकते हैं। इससे हम ये पता लगा लेंगे मरीज का सुपर स्कोर कितना आ रहा है, 10 के नीचे आ रहा है, 10 के ऊपर आ रहा है। ठीक है, 10 के नीचे आ रहा है मरीज मैनेज हो जाएगा, सुपर स्कोर 10 के ऊपर जा रहा है मरीज नहीं मैनेज होगा आपके पास। आप आराम से लिख सकते हैं कि सुपर स्कोर मोर देन 10, ये पैरामीटर है, इसके ज्यादा है, चाहे तो इसका प्रिंट आउट आप यहाँ रख लें, इसको टिक करके भेज दें लगा के। इसलिए मैंने मरीज रिफर किया, आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला, भाई आपने सही काम किया है मेडिकली, क्योंकि 10 एंड मोर इज नॉट एबल टू मैनेज एट स्मॉल सेंटर। ठीक है, 16 से ऊपर आएगा तो हम भी बोल देते भैया इसके चारों ऑर्गन खराब है, कोशिश कर रहे हैं कितना बचा पाएंगे हम कहना मुश्किल। 20 के ऊपर है तो 100% मोर्टेलिटी, सारा ऑर्गन शट डाउन हो जाएगा। तो ये स्कोर जो इंटरनेशनली यूज होते हैं और आप कई बार हेल्प करते हैं मरीज को प्रोग्रेसिव एक्सप्लेन करने में, क्योंकि आजकल क्या होता है कि हर आदमी टेक्स्ट के लिए सबके पास मोबाइल होता है, जैसे ही आप उसको बात करोगे, सोफा की बात करोगे, कुछ करोगे, वो बाहर आएगा, उस पर करके देखेगा कि भैया क्या बताया डॉक्टर साहब ने, वो अपने समझ में आ जाते हैं कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसी एविडेंस बेस्ड बात कर रहे हैं, अपनी मरीज से बात नहीं। कई बार ये स्कोरिंग सिस्टम क्या होता है कि आपको कई सारे प्रॉब्लम से बचा देता है, क्योंकि इंटरनेशनली ये सब रिकॉग्नाइजर नेट पे मिल जाती है। जीसीएस की बात करते हैं, भैया इसका जो जीसीएस स्कोरिंग होती है मेडिकल लाइन में, उसमें हम इसकी दिमाग की स्थिति के बारे में बताते हैं। जीसीएस जो इसका आ रहा है ग्लासगो कोमा स्केल, ये 8 से नीचे आ रहा है, मरीज की सांस की नलकी को बचाने के लिए एक ट्यूब डालनी पड़ेगी सांस की नलकी में और वेंटिलेटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपकी बात सुन लेगा, वो बाहर जाएगा, मोबाइल खोलेगा अपना, मोबाइल में चेक करेगा, उसको दिख जाएगा जीसीएस लेस देन 8 इंट्यूबेशन इंडिकेशन। कई चीजों में आपको ये आज की तारीख में मदद करती है, टेक्नोलॉजी को इधर से भी यूज हो जाता है। क्यू सोफा की जैसे आप बात कर रहे थे, क्यू सोफा एक क्विक सोफा स्कोर है, आजकल से चलन थोड़ा कम हो गया बट फिर भी ये काफी अच्छा स्कोर है। 3 पैरामीटर हम देख लें जिससे हम पता लगा लेंगे कि मरीज हमारा ठीक हो रहा है। इसमें 3 वाइटल ऑर्गन है, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, सीवीएस और रेस्पिरेटरी, 3 सिस्टम है आपके। ऑल्टरमेंटेशन है, जीसीएस कितना आ रहा है आपका, बीपी हमारा 100 के ऊपर है, 100 के नीचे। ठीक है, दूसरा रेस्पिरेटरी रेट हमारी 20 के ऊपर है, 20 के नीचे, 22 के ऊपर है, 22 के नीचे। 3 चीजों से हम ये पता लगा सकते हैं कि मरीज किस तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर पेशेंट ऑल्टरमेंटल कंडीशन में जीसीएस 8 से 10 के बीच में है, सांस तेज चल रही है, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 22 है या बीपी 90 के आसपास है, तो 3 ऑर्गन हमने पता लगा लेकिन 3 इसके वाइटल ऑर्गन गड़बड़ है। ठीक है, मरीज देखे उस हिसाब से उसको इंटरव्यू करना है। सेंटर इक्विप्ड है मैनेज करने के लिए तो हमें वही मैनेज करना है, नहीं इक्विप्ड है तो हमें उस हिसाब से डिसीजन लेना है कि हमें आगे क्या करना है।
तो इसको क्यू सोफा या क्विक सोफा स्कोर भी कहते हैं। ये डेवलपमेंट में गया अब कई सारी स्टडीज आ रही है, 2015-16 के बीच में आया था, कई सारी स्टडीज आ रही है कि उसको चैलेंज कर रही है कि भैया क्यू सोफा से कुछ पैरामीटर मिस हो जाते हैं, ठीक है, कि और कोई ऑर्गन खराब है और क्यू सोफा से कई बार चीजों को मिस कर देते हैं। तो लिंकबर्ट एक काफी हेल्पफुल टूल है जिससे हम क्विकली पता लगा सकते हैं कि वो है। तो लोगों ने कर दिया कि सोफा में आप 6 पैरामीटर से बन जाइए। तो लोग कहते हैं कि आप जो सोफा स्कोरिंग बनी हुई है उसमें आप 6 पूरे बार करें, 4 भी कर लेंगे तो भी आपको काफी अच्छी चीजें पता पड़ जाएगी। तो इसलिए वापस से हम सोफा की तरफ आ गए कि आप अगर बिलोरोबिन वैल्यू आपके पास नहीं है और प्लेटलेट वैल्यू आपके पास नहीं है तो भी बाकी 4 पैरामीटर तो क्लिनिकल पैरामीटर ही है, उससे आपको कई सहूलियत मिल जाएगी। तो सोफा के लिए ज्यादा आजकल लिटरेचर जो एविडेंस की बात करते हैं वो सोफा स्कोरिंग की तरफ ज्यादा स्ट्रेस करते हैं। अपाचे स्कोरिंग एक और होती है जो हम लोग टर्शियरी सेंटर पे यूज करते हैं। जस्ट आपकी नॉलेज में रहे कि अपाचे स्कोरिंग क्या है। अपाचे का कोई बता सकता है क्या रहता है प्रोफॉर्म? अपाचे स्कोरिंग को हम लोग कहते हैं एक्यूट फिजियोलॉजिकल, ए से एक्यूट, ई से फिजियोलॉजिकल एंड क्रोनिक हेल्थ इवैल्यूएशन स्कोर। एक्यूट फिजियोलॉजिकल क्या चेंजेस हो रहे हैं, एक्यूट क्या चेंजेस हो रहे हैं, एंड क्रोनिक हेल्थ इवैल्यूएशन स्कोरिंग, ठीक है। ये मोस्टली टर्शियरी सेंटर में की जाती है कि इसमें 13 पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। मोस्टली क्लिनिकल है बट कुछ लैब वैल्यूज भी है। अगर आपको एबीजी फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप अपाचे तुरंत से कर सकते हैं। आपने एबीजी में आपको ये तो क्लिनिकल पैरामीटर है, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, बाकी आपको पैरामीटर्स एबीजी में मिल जाते हैं। एबीजी जब आप सैंपल करते हैं तो उसमें आपको पीएच आ जाएगा, PO2 रेशियो आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाएंगे, और ये सारी चीजें आपको एबीजी में मिल जाएंगी, ठीक है। तो अपाचे आप नहीं भी करवाते हैं कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अपाचे करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन कि पेशेंट में एक्यूट फिजियोलॉजिकल चेंजेस अभी क्या हो रहा है और क्रोनिक चेंजेस में क्या होता है, पहले से उसमें काम आता है। जस्ट एक अवेयरनेस के लिए इसको दिखाया। ये बेसिकली एक मोटा मोटा ओवरव्यू था कि कोई भी पेशेंट आता है हमारे पास आईसीयू में कहीं से भी, तो उसको हम कैसे असेस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे उसका एबीपीयू, पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस कहता है। ए से अलर्ट है कि नहीं, बी से वर्बल रिस्पॉन्स कैसा है, ई एन पे कैसा है, एंड यू इज अनरिस्पॉन्सिव, ठीक है। उसके बाद